हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ओके। इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके। तो अभी जो हमारा डेमो सेशन है ये रोग निदान के लिए है। इसमें मैंने एक इजी सा टॉपिक उठाया है जो कि शॉर्ट भी है और सिलेबस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे क्वेश्चन हमारा आता ही है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये है रोग रोगी परीक्षा का। इस टॉपिक के अंडर मेनली हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक वैद्य को पेशेंट की एग्जामिनेशन करना चाहिए, या कोई पेशेंट जब किसी वैद्य के पास आता है तो किस तरीके से वैद्य उसकी परीक्षा करता है और पता करता है कि कौन सी व्याधि उसको है। तो कैसे परीक्षा करेगा एक वैद्य, क्या क्या चीजें परीक्षा के लिए वो करता है, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य के लिए वैद्य को परीक्षा करनी चाहिए। और परीक्षा मेनली दो तरीके की होती है। एक तो होती है जो हम रोग की परीक्षा करते हैं, दूसरा रहता है कि रोगी की परीक्षा करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि व्याधि कौन सी है, कैसी है, कौन सा टाइप है। अगर मलेरिया भी हुआ है तो कौन से पर्टिकुलर मलेरिया की कैटेगरी में है। हम व्याधि की भी प्रॉपर तरीके से पता करते हैं कि व्याधि की भी एक एक चीज देखते हैं, उसका हेतु क्या है, उसकी संप्राप्ति किस तरीके से है, सब कुछ हम एक व्याधि का देखेंगे। दूसरी जो हम परीक्षा करते हैं एज अ वैद, वो रहता है रोगी की परीक्षा, वो रहती है पेशेंट की परीक्षा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया है कि जो हम रोग बल परीक्षा करते हैं, यानी कि जो हम व्याधि को जानने के लिए जो परीक्षा करते हैं, डिजीज को जानने के लिए जो परीक्षा हम करते हैं, वो हम चीजें क्या क्या पॉइंट्स हम फॉलो करते हैं। उसमें हम 5 चीजें फॉलो करते हैं। निदान पंचक अगर आप लोगों ने सुन रखा हो तो निदान पंचक नाम का एक टॉपिक रहेगा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो निदान पंचक में हम 5 चीजें पढ़ते हैं: हेतु, पूर्व रूप, संप्राप्ति और उपशय, ठीक है। ये क्या होता है डिटेल में पता चलेगा, बस आप ये समझ लीजिए कि निदान पंचक का मतलब है कि एक तरीके का हम कैसे व्याधि की पूरी डायग्नोसिस कर सकते हैं, कि व्याधि को जानने के लिए जो परीक्षा करेगा वैद्य, वो निदान पंचक है। वो हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में मेनली हम सिर्फ पेशेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे कि जो हमारा रोगी आया है वैद्य के पास, उसके लिए क्या परीक्षा करेगा एक वैद्य, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो रोग बल की परीक्षा हम निदान पंचक से करते हैं, जो कि हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रोगी की परीक्षा। तो लिखा हुआ है रोगी के बल। किसी को कोई डाउट है क्या? ओके। तो इस चैप्टर में हम रोगी के बल की परीक्षा करेंगे। हम ये जानेंगे कि पेशेंट कैसा है। तो इसके लिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके की परीक्षा हमको बता रखी है। तो वही लिखा है कि रोगी के बल की परीक्षा के लिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परीक्षा हमको बताई हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अगर आचार्य चरक की बात करें तो इन्होंने 2 तरीके की परीक्षा बताई है। एक बोला इन्होंने त्रिविध परीक्षा से हम पेशेंट को पता कर सकते हैं। पेशेंट की हम परीक्षा अगर करना चाहें तो या तो हम त्रिविध परीक्षा यूज कर सकते हैं, या हम लोग दशविध परीक्षा यूज कर सकते हैं। फिर वैशेषिक दर्शन ने कहा है कि हमें चतुर्विध परीक्षा का यूज करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हमें षड्विध परीक्षा का यूज करना चाहिए। और आचार्य योग रत्नाकर जी कहते हैं कि हमें अष्टविध परीक्षा का यूज करना चाहिए एक रोगी का बल की परीक्षा करने के लिए। तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप की परीक्षा है जो कि हमको पेशेंट पे करनी चाहिए, ये जानने के लिए कि उसका जो बल है वो कैसा है, ठीक है। अब एक एक करके हमें ये सब डिटेल में पढ़ना होता है कि त्रिविध परीक्षा के अंडर हम लोग क्या करते हैं, दशविध में क्या रहता है, चतुर्विध, षड्विध, अष्टविध, ये हर टाइप की परीक्षा हमको पढ़नी होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर हो रहा है ये चीजें? कोई डाउट है किसी को? डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ओके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहले त्रिविध परीक्षा के लिए। तो त्रिविध परीक्षा जो है हमारे आचार्य चरक ने दी है। इसके लिए एक
आप ट्रिक से इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको कंफ्यूजन रहे कि कौन सी परीक्षा हमारे कौन से आचार्य ने दी है, तो इसके लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि त्रिविद और दशविद ये चरक जी ने दी है। तो मैंने इसे कैसे याद किया था कि त्रिविद में 3 वर्ड्स है और चरक जी में भी 3 वर्ड्स है, तो चरक ने त्रिविद परीक्षा दी और दशविद भी दी है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही याद कर लिया था, इसके लिए तो कुछ नहीं है, बट त्रिविद का ध्यान नहीं रहता। एक्चुअली हमें दशविद परीक्षा आचार्य चरक ने दी है, ये ध्यान रहता है, क्योंकि इसको हम लोग चरक में विमान स्थान में भी ये चीज हम पढ़ते हैं, वहां पे भी हम दशविद परीक्षा पढ़ते हैं, दशविद परीक्षा भाव हम चरक में भी पढ़ते हैं, तो वो हमारा तो है, इसलिए हमें ध्यान रह जाता है कि दशविद तो ऑब्वियसली चरक जी ने ही दी है, लेकिन त्रिविद में हमें कंफ्यूजन रहेगा, तो आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि त्रिविद में 3 वर्ड होते हैं और चरक में भी 3 है, तो त्रिविद परीक्षा हमारे आचार्य चरक ने दी है। उसके अलावा चतुर्विद किसने दिए, इसमें भी मैंने यही चीज यूज की थी कि चतुर्विद में 4 वर्ड है और वैशेषिक में भी 4 है, तो चतुर्विद परीक्षा जो है वैशेषिक दर्शन ने दी थी। उसके अलावा षड्विद परीक्षा कैसे ध्यान रखना है कि षड्विद ये श से चालू हो रहा है, ठीक है, और ये सुश्रुत जो है आचार्य, इनका नाम भी स से चालू हो रहा है। अगर आप इंग्लिश में इसे लिखेंगे तो एस से ही दोनों चीजें लिखेंगे, तो सुश्रुत षड्विद, इस तरीके से मैंने इसे याद किया था। और योग रत्नाकर जी का तो फिर एक लास्ट में एक यही परीक्षा बचती है कि अष्टविद रहती है, तो वो योग रत्नाकर जी ने दी होगी, तो इस तरीके से मैंने इसे याद किया था। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, वरना जैसे भी याद हो इसको याद करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आचार्यों के नाम तो हमें लिखने ही होते हैं। उसके अलावा अब हम देखेंगे सबसे पहले अपनी त्रिविद परीक्षा, जो कि हमारे आचार्य चरक ने दी थी। ठीक है, त्रिविद परीक्षा में आचार्य चरक ने 3 चीजों के लिए बोला है। एक उन्होंने दर्शन परीक्षा बोला है, दूसरा उन्होंने स्पर्शन परीक्षा बोला है, और तीसरा वो कहते हैं प्रश्न परीक्षा। तो त्रिविद नाम से ही पता चल रहा है 3 चीजें आएंगी, तो हमारा इसमें आता है प्रश्न, दर्शन और स्पर्श। ठीक है, आप कैसे भी याद कर लीजिए। तो इसके लिए भी मैंने एक चीज ये सोची थी कि सबसे पहले कभी भी पेशेंट आता है तो नॉर्मली भी आपने देखा तो क्या होता है, सबसे पहले वैद्य पेशेंट को देखता है, तो सबसे पहले क्या होगा, दर्शन परीक्षा होगी। उसके बाद वैद्य पेशेंट को टच करके पल्स वगैरह से चेक करते हैं, सारी चीजें हार्ट रेट वगैरह सब चेक होता है, तो स्पर्श करते हैं उसके बाद वैद्य पेशेंट को। और लास्ट में क्या है, पेशेंट से प्रश्न पूछते हैं कि क्या खाया था, कैसे खाया था, भूख लग रही है नहीं लग रही, इस तरीके के सारे प्रश्न पूछते हैं। तो जो नॉर्मली भी हम देखते हैं यही सब त्रिविद में सबसे पहले पेशेंट आएगा तो हम उसका दर्शन करेंगे, उसके बाद हम उसे स्पर्श करके सारा उसका एग्जामिन करेंगे, क्या पल्स रेट है, क्या हार्ट रेट है, कैसे ब्रीदिंग चल रहा है उसका, ये सब चेक करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या खाया था, भूख लग रही है, नींद आ रही है, इस तरीके की सारी बातें। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखेंगे कि दर्शन परीक्षा में क्या है। नाम से ही पता चल रहा है दर्शन, मतलब ये कुछ देखने से रिलेटेड होगा यहाँ पे। तो बोला है कि इस परीक्षा में वैद्य रोगी के अंग प्रत्यंगों की जांच करता है, वही पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में हर बॉडी पार्ट वगैरह की पेशेंट के देखता है डॉक्टर। अब स्पेसिफिकली भी बता दिया है कि क्या चेक करते हैं, जैसे नाभि का स्थान, कई बार होता है व्याधियों में, अलग अलग डिजीज में नाभि अपने स्थान से थोड़ा हट जाती है, तो वही डॉक्टर जो है चेक करते हैं कि नाभि अपने प्रॉपर स्थान पे है कि नहीं, नाभि ज्यादा उभर तो नहीं गई है, ज्यादा फूल तो नहीं गई है, ठीक है, और किस तरीके से सिराएं चल रही है, किस तरीके से वेन्स नर्व्स वगैरह किस तरीके से है, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा जाल दिखने लग गया है। नॉर्मली क्या है कि आपका बॉडी में जाल नहीं दिखता है, कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे नॉर्मली आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ये वेन्स वगैरह नहीं दिखेंगी, क्या पता कोई ऐसी व्याधि हो गई हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वेन्स वगैरह सब कुछ उभर गई हो। तो इस तरीके के जो भी नॉर्मली आंखों से देख के, जो भी नॉर्मली दर्शन के थ्रू पेशेंट का देख के डॉक्टर पता लगा सकता है, वो सारी चीजें हमारी दर्शन परीक्षा में आती हैं। अगर हम इस दर्शन परीक्षा को मॉडर्न से रिलेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपी यूज होती है, एंडोस्कोपी, यूएसजी, ये सारी चीजें हमारी होती है मॉडर्न से रिलेटेड। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि माइक्रोस्कोपी क्या है, एंडोस्कोपी क्या है, यूएसजी क्या है। वैसे आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा एंडोस्कोपी
एंडोस्कोपी तो सबने ही सुना होगा कि नॉर्मली इंटेस्टाइन वगैरह स्टमक से रिलेटेड कभी भी कोई जांच करनी होती है तो मॉडर्न में क्या करते हैं, वो एक ट्यूब टाइप का बॉडी में इंसर्ट करते हैं ओरल कैविटी के थ्रू, और वो जाता है पूरा हमारा पेट तक, और फिर उससे पूरा एग्जामिनेशन चलता है कि पेट में कोई गैस वगैरह की दिक्कत नहीं है या कुछ भी रिलेटेड डिजीज रहती है, तो इस तरीके से एंडोस्कोपी यूज होती है। तो ये हमारा एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, यूएसजी, ये सारी रिलेटेड दर्शन परीक्षा है हमारा मॉडर्न से रिलेटेड। ठीक है, यहां तक समझ आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बाकी किसी को भी आप सभी बोलिए, ऐसे चुप बैठने से कोई नहीं होगा काम। किसी तरीके का भी कोई भी डाउट हो, कहीं पे फंस रहे हो तो आप पूछिएगा कि नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उसे समझाऊंगी। उसके अलावा अब हम लोग सेकंड चीज पे चलते हैं। अब हमारे पास पेशेंट आ गया, हमने उसके दर्शन करके उसकी परीक्षा कर ली कि भैया कैसे चल रहा है, नाभि वाभि का स्थान ठीक है, कहीं सिराई ज्यादा उभरी हुई तो नहीं है, नाभि ज्यादा उभरी तो नहीं लग रही है। इस तरीके की जो भी हम नॉर्मली देख के पेशेंट में पता कर सकते हैं वो सब हमने देख लिया, दर्शन परीक्षा अब हमने कर ली। अब पेशेंट को टच भी करना पड़ेगा, तो टच करके सब चीजें चेक करनी पड़ती है कि नाड़ी परीक्षा, भाई पल्स रेट कैसे चल रहा है। अब पल्स रेट आप ऐसे देख के तो पता नहीं लगा सकते कि कैसे चल रहा होगा, उसके लिए तो आपको महसूस करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। तो नाड़ी परीक्षा हम लोग स्पर्शन परीक्षा से पता करते हैं। ज्वर वगैरह की फीवर है तो वो भी टेम्परेचर चेक करने के लिए वो भी हम स्पर्श परीक्षा से ही यूज करेंगे। शोष, मतलब कि अगर हमें कहीं पे स्वेलिंग है पेशेंट की बॉडी में, तो शोष भी क्या है, अलग अलग तरीके का रहता है, स्वेलिंग भी अलग अलग तरीके की रहती है। कई बार क्या होता है, स्वेलिंग को अगर आप दबाएंगे तो वो दब जाती है, वापस उठ जाती है, कई बार वो दबी हुई ही रहती है। तो ये जो स्वेलिंग होती है ना, अलग अलग तरीके की रहती है। तो ये स्वेलिंग की भी टच करके ही परीक्षा की जाती है, उसे दबा के देखा जाता है कि ये स्वेलिंग वापस उभर रही है, नहीं उभर रही है। तो इस तरीके की अलग अलग टाइप की स्पर्शन के थ्रू परीक्षा की जाती है रोगी की। तो वही लिखा है कि शरीर के कुछ अज्ञात विषयों का ज्ञान हमें दर्शन से नहीं हो पाता, अपितु स्पर्शन परीक्षा से होता है, जैसे कि नाड़ी परीक्षा है, ज्वर है, शोष है, ये सारी चीजें हमारी स्पर्शन परीक्षा के अंतर्गत आती है। अगर यही स्पर्शन परीक्षा हम लोग मॉडर्न से रिलेट करना चाहेंगे तो हम कह देंगे पैल्पिटेशन और परकशन। पैल्पिटेशन में क्या होता है कि आप क्या है, नॉर्मली टच करके देखेंगे कि ये ऑर्गन नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी है किसी ऑर्गन किसी ह्यूमन की, तो ये सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन क्या है, उसको कोई डिजीज हो गई तो ये ऑर्गन हार्ड तो नहीं हो गया, ये चीज हम नॉर्मली टच करके देखते हैं। पैल्पिटेशन इसे कहते हैं मॉडर्न में। ठीक है, तो वही है पैल्पिटेशन क्या है, किसी भी अंग का हाथों द्वारा यह पता लगाना कि वो कठोर है या कोमल है, इसको पैल्पिटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एब्डोमिनल पैल्पिटेशन, मतलब हम अपने एब्डोमेन रीजन में हमारे डॉक्टर टच करके देखते हैं। अगर आपने नॉर्मली देखा हो डॉक्टर के पास आप सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था तो इस चक्कर में मुझे बंद करना पड़ा। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको पैल्पिटेशन के बारे में। तो हमारा जो स्पर्शन परीक्षा होती है आयुर्वेद में, उसको हम लोग रिलेट करते हैं मॉडर्न में पैल्पिटेशन और परकशन से। ठीक है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब कभी भी हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो देखा ही होगा, या तो आप पे किया होगा डॉक्टर ने ऐसे, अगर आप पे नहीं किया है तो किसी और पे भी तो आपने होते हुए देखा ही होगा कि कई बार क्या है, डॉक्टर हमारी बॉडी ऑर्गन्स को दबा दबा के चेक करते हैं, स्पेशली वो एब्डोमिनल रीजन में हमारे दबा दबा के चेक करते हैं। ये चीज आपकी कहलाती है पैल्पिटेशन। तो वो क्या चेक कर रहे होते हैं कि जो चीजें यहाँ पे सॉफ्ट होनी चाहिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है किसी डिजीज की वजह से वो हार्ड हो गई हो, या कुछ चीजें हार्ड रहनी चाहिए वो सॉफ्ट तो नहीं हो गई हैं। इस तरीके से कोई ऑर्गन की जैसी नॉर्मल कंडीशन में रहनी चाहिए फिजियोलॉजी, या जैसे नॉर्मल कंडीशन में उसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, वो चीज़ वैसी ही है, उसमें कोई चेंज तो नहीं आ गया। इस चीज़ को चेक करने के लिए डॉक्टर ये पैल्पिटेशन नाम की प्रोसेस करते हैं। दूसरा स्पर्शन से रिलेट होता है हमारा परकशन। परकशन में क्या होता है कि आपने देखा हो कभी परकशन में, तो एक्चुअली कोई भी ऑर्गन होता है, ऑर्गन पे मैं एक सेकेंड दिखाती हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड में परकशन दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे इस पे रखा हुआ है
ऐसे कुछ डॉक्टर एग्जामिन करते हैं परकशन में। होता ये है कि पहले किसी भी बॉडी ऑर्गन पे एक हाथ रखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक डॉक्टर ने रखा हुआ है, उसके ऊपर दूसरे हाथ से ठक 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 करके मारा जाता है, जैसे यहाँ पे ये डॉक्टर मार रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपकी कहलाती है परकशन। इससे क्या पता चलता है, अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा हो तो वहां पे क्या करते हैं ये लोग कि अगर कहीं पे सीक्रेट दरवाजा है उसको जानने के लिए ये लोग कुछ इसी तरीके से दीवार पे मारते हैं, तो अलग तरीके का हॉलो साउंड हमको सुनाई देता है, तो पता चलता है इधर दरवाजा होगा। तो यही चीज हमारी बॉडी में इसीलिए, मतलब पेशेंट की बॉडी में वैद्य इसीलिए परफॉर्म करता है ताकि पता कर सके कि यहाँ पे कोई फ्लूइड तो नहीं भर गया है, यहाँ नॉर्मल कंडीशन रहनी चाहिए थी, कहीं फ्लूइड तो नहीं भर गया है। अगर फ्लूइड भर जाता है किसी पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे वो नहीं है प्रेजेंट, तो वहां पे फ्लूइड भरने की वजह से थोड़ी अलग सी साउंड पता चलती है, ठीक है। जब आप केस हिस्ट्री वगैरह करेंगे तब आप नोटिस करेंगे, जब मतलब हॉस्पिटल वगैरह में केस हिस्ट्री के लिए लेके जाते हैं तो उस टाइम पे ये सिखाते हैं कि कैसे परकशन वगैरह करना होता है, ताकि हम नॉर्मली ये पता कर सके कि यहाँ पे फ्लूइड है या नहीं। बेसिकली जो ये परकशन है इसका मेन काम यही रहता है कि फ्लूइड है या नहीं ये पता लगाना, ठीक है। तो देखो परकशन के लिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि परकशन में क्या होता है, वाद दोष की प्रधानता देखनी होती है। ये चीज तो आप साइड ही रख दीजिए। परकशन में मेन ध्यान रखिएगा कि जैसे एसाइटिस होता है ना, ये एक तरीके की डिजीज है जिसमें फ्लूइड भर जाता है। तो क्या है कि एसाइटिस में परकशन किया जाता है, एसाइटिस में डल साउंड का मिलना व्याधि का सूचक होता है, ठीक है, मतलब फ्लूइड भर गया है। एसाइटिस का बेसिकली मतलब होता है कि स्टमक से नीचे वाला जो भी एरिया है वहां पे लिक्विड भर जाए, तो वो चीज एसाइटिस कहलाती है। शॉर्ट में ये है एसाइटिस का मतलब। तो ये चीज डॉक्टर एग्जामिन करते हैं एसाइटिस में कि फ्लूइड वगैरह भर गया है या नहीं, तो ये चीज परकशन से पता लगाई जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये स्पर्शन परीक्षा होती है। बाकी जो थर्ड तरीके की परीक्षा रहती है वो हमारी प्रश्न परीक्षा रहती है। प्रश्न परीक्षा में वही सारी नॉर्मल बातें पूछी जाती है, नेम, एज, सेक्स ऑफ पेशेंट, पास्ट हिस्ट्री है या मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एड्रेस क्या, इस तरीके की सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। इससे क्या है कि एक तो हम जब लाइफस्टाइल वगैरह पता लगाते हैं किसी का पर्टिकुलर इंसान का, तो हमें पता चलता है कि कौन से दोष की मेन इसमें प्रधानता होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो अपने ऑक्यूपेशन में बताता है, अपनी लाइफस्टाइल में बताता है कि मैं एज अ कंपाउंडर काम करता हूँ किसी हॉस्पिटल में, तो मेरा दिन भर का काम खड़े खड़े का ही रहता है, या मैं क्लर्क हूँ किसी जगह, तो क्या है दिन भर का खड़ा खड़ा ही काम है, यहाँ से वहाँ फाइल पहुँचाने का काम है, तो दिन भर मैं चलता रहता हूँ या दिन भर मैं खड़ा रहता हूँ। तो इस वजह से हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये दिन भर चलता रह रहा है, दिन भर खड़ा है, तो ऑब्वियसली इसमें वात दोष का प्रकोप रहेगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें हम पता लगाते हैं। कभी कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं दिन भर पड़ा रहता हूँ या दिन भर नहीं भी पड़ा रहता हूँ, तो मेरा ऐसा काम है कि दिन भर मुझे कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना होता है, मेरा आना जाना कहीं नहीं होता है, मैं अपने घर पे वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, दिन भर कंप्यूटर पे बैठ के काम करता हूँ। तो हम पता लगाएंगे कि दिन भर ये बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कफ दोष बढ़ रहा होगा। तो इस तरीके की चीजें हमें पता चलती हैं ये प्रश्न परीक्षा से। तो इसीलिए हम इसमें अलग अलग चीजें पूछते हैं। एक्चुअली ये केस स्टडी हमारी होती है जो कॉलेज में, वहां पे ये पूरा एक परफॉर्मा हमको दिया जाता है। वहां पे प्रश्न परीक्षा में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब प्रश्न पूछ के हमको पेशेंट से रिलेटेड हमें पता लगाना होता है। तो ये प्रश्न परीक्षा का मेन काम यही है कि हम दोषों का पता लगा सकें, तो इसीलिए ये प्रश्न परीक्षा करते हैं। तो प्रश्न परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा और दर्शन परीक्षा, ये तीन चीजें हमारी त्रिविध परीक्षा में आती हैं। त्रिविध परीक्षा हमारे आचार्य चरक ने दी थी। दर्शन परीक्षा में हम वो सारी चीजें पता लगाते हैं जो हम देख के पेशेंट में जान सकें। स्पर्शन परीक्षा में हम वो सारी चीजें पता लगाते हैं जो कि हम टच करके महसूस कर सके, जैसे फीवर है, स्वेलिंग है, शोष, स्वेलिंग को ही शोष कहते हैं, एडिमा को ही शोष कहते हैं। उसके अलावा नाड़ी का क्या हमारी गति है, इस तरीके की सारी चीजें हम स्पर्श से पता लगा सकते हैं। बाकी हमारा रहता है तीसरा प्रश्न परीक्षा, वहां पे भी हम पेशेंट के बारे में उसकी हिस्ट्री जानते हैं सारी, और उसके अनुसार हम पता लगाते हैं कोई पुरानी व्याधि तो नहीं है, किस तरीके का दोष का इसकी बॉडी में इन्वॉल्वमेंट रहता है, कैसी इसकी प्रकृति है, ये सारी चीजें हमें प्रश्न परीक्षा से पता चलती है। तो इस तरीके से हमारी पूरी होती है त्रिविध परीक्षा जो कि आचार्य चरक ने दी थी। यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बाकी सभी को भी समझ आ रहा है ना?
प्रज्वल, श्री, कमलेश, आप सभी को समझ आ रहा है ना? नहीं आएगा तो आप प्लीज पूछिएगा। ओके, उसके अलावा अब हम लोग अपना सेकंड परीक्षा चालू करेंगे, जो कि है चतुर्विद परीक्षा। ठीक है, चतुर्विद परीक्षा किसने दी थी? चतुर्विद परीक्षा, हाँ, चतुर्विद परीक्षा दी है हमारे वैशेषिक दर्शन ने। अब देखो, त्रिविध के लिए तो नॉर्मल मैंने ट्रिक ऐसे ध्यान में रखा था कि कोई भी पेशेंट आता तो सबसे पहले हम क्या पेशेंट को देखेंगे, उसके बाद स्पर्श होगा, बाद में हम उससे प्रश्न पूछते हैं, तो ये तो नॉर्मल है। अब चतुर्विद परीक्षा को मैंने कैसे ध्यान रखा था कि इसके लिए मैंने ये ट्रिक सोच लिया था, PAAY, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही मैंने ये लिख लिया है ताकि ध्यान रहे चतुर्विद में मुझे इससे है। फिर आपने ये प्रत्यक्ष, आप्तोदेश, अनुमान, युक्ति, ये नॉर्मली हम सभी ने सुन ही रखा होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर से पदार्थ में यही सुनते आ रहे होते हैं, तो हमने पता होता है, बस ये उस टाइम पे क्लिक करवाने के लिए ये चीज मैंने ऐसे ट्रिक की फॉर्म में बना रखी है। तो P से हो जाएगा प्रत्यक्ष, A से आप्तोदेश, A से ही अनुमान, और Y से हो जाएगा हमारा युक्ति। तो वैशेषिक दर्शन हमें ये कहते हैं कि हमें चतुर्विद परीक्षा यूज करके रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। तो चतुर्विद में वो कहते हैं हमें 4 चीजों का यूज करना चाहिए, प्रत्यक्ष, आप्तोदेश, अनुमान और युक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है कि जो चीज कैसी दिख रही है, मतलब आंखों देखी पे ही यकीन करना चाहिए, वो चीज है प्रत्यक्ष। ठीक है, तो अपनी इंद्रियों से, अपने मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष ज्ञान में हमारा चक्षु इन्वॉल्व रहेगा, त्वक इन्वॉल्व रहेगा, नासिका है, कर्ण है, ये सब प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, प्रत्यक्ष हम सभी को पता रहता है। तो प्रत्यक्ष मतलब ऐसा ज्ञान जो हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को यूज करके, अपने इंद्रिय और मन का प्रयोग करके जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान रहता है। हम किसी की बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, हम अपना यूज करते हैं ब्रेन, हम अपनी इंद्रियां, अपने मन का यूज करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान रहता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान से यहाँ पे मतलब है कि पूरा ये नहीं है कि पेशेंट बुक में लिखा हुआ है कि मलेरिया ऐसे होता है, ये सिम्टम्स मिलेंगे, ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, तो बिल्कुल आंख बंद करके उसी चीज पे यकीन कर लिया, अपना कुछ भी देखा नहीं। ये नहीं देखा कि भाई पेशेंट बिल्कुल मरा पड़ा है, मरी पड़ी हालत में आ रहा है हमारे पास, हमने देखा कि भैया पहले तो ये कर रहे हैं तो हम यही करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल मर गया है। हम पहले थर्मोमीटर से नाप रहे हैं क्या फीवर है, क्या है, हम पहले, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट किस हालत में आया है। हमें अपना प्रत्यक्ष ज्ञान करना चाहिए कि पेशेंट को उस वक्त क्या जरूरी है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोग हमें इसीलिए वैशेषिक दर्शन ने कहा है कि हम अपनी बिल्कुल प्रॉपरली देखें तो कि पेशेंट की हालत कैसी है। ये नहीं कि कुछ भी अंधाधुन यूज किए जा रहे हैं, जैसा बुक में लिखा है वो ही चालू कर दिए कि सबसे पहले आएगा तो उसको देखेंगे, फिर स्पर्श कर रहे हैं, जैसा लिखा है A to Z बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, अपना भी थोड़ा दिमाग यूज करना है। ये चीज तो वैसे युक्ति में आती है, लेकिन प्रत्यक्ष भी कहीं ना कहीं इससे ही लिंक रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा अनुमान का। अनुमान का मतलब वही है कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं सारी चीजों को देख के। जैसे क्या है कि पेशेंट ने अपनी सारी कहानी बता दी, तो अब क्या है, हमको यहाँ पे अनुमान लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला दोष बढ़ रहा है, वात बढ़ रहा है, तो वात बढ़ रहा है तो शायद कफ कम हो रहा होगा, पित्त बढ़ रहा होगा शायद। तो इस तरीके से हमें सारी चीजों को रिलेट करते हुए कुछ एंड में कंक्लूजन निकालना है, वो चीज अनुमान कहलाती है। तो तर्क को अनुमान कहते हैं। जैसे कि अग्नि महाभूत के पचने की शक्ति का अनुमान, मतलब इससे मतलब ये है कि खाना कैसा डाइजेस्ट हो रहा है उस पेशेंट का। ठीक है, अब आप उससे पूछेंगे कि खाना पच रहा है, नहीं पच रहा है, भूख कितनी लग रही है, तो वो उस हिसाब से बताएगा। जैसे मानिए कोई पेशेंट आया, आप उससे पूछ रहे हैं कि भूख कैसी लग रही है, तो वो आपको कह रहा है कि डॉक्टर साहब कभी बहुत ज्यादा लगती है, कभी बहुत कम लगती है, कभी लगती ही नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे, अच्छा तो इसकी जो अग्नि है वो विषम हो रखी होगी। अब विषम अग्नि किसकी वजह से होती है? वात की वजह से होती है। विषम अग्नि का क्या मतलब होता है? कभी बहुत ज्यादा भूख लगेगी और कभी भूख लगेगी ही नहीं, या कभी बहुत कम लगेगी, मतलब अग्नि बैलेंस नहीं है, यहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप इस तरीके से अनुमान लगाएंगे। तो अग्नि महाभूत का हम अनुमान लगाते हैं उसकी पाचन शक्ति पे, कि कैसे उसका डाइजेशन है। इससे हम अग्नि का अनुमान लगा रहे हैं कि उसकी जठराग्नि कैसी होगी।
उसके अलावा हम व्यायाम शक्ति से उसके बल का अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, उसी हिसाब से उसका बल होगा। अब बिल्कुल ही कमजोर सूखा हुआ सा इंसान है, वो क्या व्यायाम करेगा, उसमें तो शक्ति नहीं होगी, तो उसका बल एकदम क्षीण होगा, तो वो व्यायाम नहीं कर पाएगा। इस तरीके की चीजों का हम यहाँ अनुमान के द्वारा पता लगाते हैं। फिर आती है बात आप्तोदेश की। आपने प्रत्यक्ष देख लिया, आपने पेशेंट को देख लिया कि अच्छा उसकी कैसी कंडीशन है, आपने अनुमान भी लगा लिया, अच्छा चलो वात दोष बड़ा होगा या शायद पित्त बड़ा होगा, आपने अनुमान भी लगा लिया। अब बात आएगी आप्तोदेश। आप उसको लिंक कैसे करेंगे? लिंक करने के लिए भी तो आपके पास कुछ होनी चाहिए ग्रंथ जिससे आपने पढ़ रखा हो, तभी तो आप लिंक कर पाएंगे कि वात उसका बढ़ गया है, उसकी अग्नि भी अच्छी नहीं है, ये सारी चीजें आपको लिंक भी तो करनी है। पेशेंट आ रहा है बहुत ज्यादा दर्द में, ठीक है, बहुत ज्यादा। वात का लक्षण होता है मेन कि वो रुजा करवाता है, वो पेन करवाता है, वो प्रिकिंग पेन कराता है, वो टियरिंग पेन कराता है, सुई चुभने सी पीड़ा कराता है, फाड़ने की समान पीड़ा कराता है। अलग अलग प्रकार के दर्द, अलग अलग प्रकार की रुजा को उत्पन्न करता है वात, ये उसका मेन लक्षण होता है, ठीक है। अब पेशेंट आ रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसको सुई चुभने की सी पीड़ा हो रहा है, वो आपको ऐसे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे सुई चुभने की सी पीड़ा हो रही है, ठीक है। अब फिर आपने उससे अनुमान से आपने उसको पूछा कि डाइजेशन वगैरह के बारे में पूछा, तो उसने कहा मेरी विषम, आपको पता चला उसकी विषम अग्नि है, मतलब वात का इन्वॉल्वमेंट। यहाँ से आपको दो चीजें पता चल गई, सुई चुभने सी पीड़ा हो रही है तो मतलब वात है, विषम अग्नि है इसका मतलब भी वात है। तो आपने प्रत्यक्ष से भी वात निकाला, अनुमान से भी वात निकाला। अब उन चीजों को आपको लिंक भी तो करना पड़ेगा, लिंक करवाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए बेस, जिसके बेसिस पे आप लिंक करके बता सके व्याधि कौन सी। तो वही चीजें हमारी आप्तोदेश। तो आप्तोदेश क्या होता है? जो हमारे आप्त पुरुषों द्वारा वचन कह दिए गए हैं वो आप्तोदेश कहलाते हैं। आप्त पुरुष ऐसे पुरुष होते हैं जिनके ज्ञान पे कभी संदेह नहीं कर सकते, जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ऐसे होते हैं हमारे आप्त पुरुष। तो इस तरीके के, मतलब पुराने टाइम पे क्या होता था, आजकल तो सब ऐसे ही ढोंगी रहते हैं, पुराने टाइम पे क्या होता था, आप्त पुरुष हुआ करते थे, बड़े बड़े महर्षि हुआ करते थे जिनकी बातों पे कभी कोई संदेह नहीं करता था, ठीक है। तो उन्होंने जो कह दिया वो ही बिल्कुल पत्थर की लकीर है, सब लोग उसको फॉलो करेंगे, कोई उसके बारे में दो राय रखता ही नहीं था, बिल्कुल उनको आंख बंद करके फॉलो किया जाता था। तो आप्त पुरुष ईश्वर के तुल्य माने जाते थे उस टाइम पे। तो आप्त पुरुषों के द्वारा जो वचन कह दिए गए हैं वो आप्तोदेश कहलाते हैं। तो आप्त पुरुषों का जो ज्ञान है उस पे कभी संदेह नहीं किया जाता और जो भी चिकित्सा बताई जाती है उसके अनुसार ही करी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आप्तोदेश रहता है। अब क्या है कि सेकेंड, अब हमारा आता है युक्ति, ठीक है। फोर्थ चीज रहती है युक्ति। अब वैद्य को चाहिए कि वो अपनी युक्ति के अनुसार चिकित्सा करे। अब इसका मतलब ये है कि आप अभी पढ़ेंगे आगे चरक में भी कि काफी जगह आचार्यों ने मना कर दिया है कि चिकित्सा नहीं करना चाहिए अगर उसके पास धन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काफी सारी जगह मना किया है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे आप उसको एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते, आप तो देश को एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते, आपको उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो चरक में सूत्र स्थान में हमको वर्णन मिलता है कि जो आचार्य वो हमें बताते हैं कि संध्या काल में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई मनोरंजन मतलब कोई क्या कहते हैं कार्यक्रम वगैरह हो आस पड़ोस में तो नहीं पढ़ना चाहिए, इस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, उस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरीके की हजार बातें वो बताते हैं, ठीक है। तो लास्ट में अगर हम वहां से कंक्लूजन निकालने बैठेंगे तो हमें पता चलेगा हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके की बातें हमें कभी नहीं माननी चाहिए, हमें अपनी युक्ति का यूज करना चाहिए, हमें अपने ब्रेन का भी वहां पे यूज करना होता है, ये चीज होती है युक्ति। अगर आपकी बुक में तो लिख दिया गया है कि वात दोष में सुई चुभने की सी पीड़ा होती है, ठीक है, विषम अग्नि हो जाती है, हो सकता है कोई और दोष का भी तो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब आप यही थोड़ी मानेंगे सिर्फ वात का ही, क्या पता वहां पे वात का भी इन्वॉल्वमेंट हो और कफ भी वहां पे मौजूद हो उस व्याधि में। तो क्या है, वैद्य को हमेशा अपनी युक्ति, अपने ब्रेन को यूज करना चाहिए। तो वैशेषिक दर्शन ने हमारी 4 चीजों के लिए बोला है। वैशेषिक दर्शन ने चतुर्विध परीक्षा दी है। चतुर्विध परीक्षा को याद करने की ट्रिक है PAAY, ठीक है, पाए आप इसे बोल सकते हैं। तो P फॉर प्रत्यक्ष, A फॉर अनुमान, A फॉर आप्तोदेश और Y फॉर युक्ति। प्रत्यक्ष का मतलब हम अपनी इंद्रियों से, हम अपने मन से जो ज्ञान ग्रहण करें वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान क्या है?
हम रोगी से प्रश्न पूछ के उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकालेंगे वो अनुमान है। तीसरा आप्तोद्देश्य क्या है, जो हमारे आप पुरुषों ने कह दिया है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं आगे चल के ट्रीटमेंट के लिए, वो हमारे आप्तोद्देश्य हो गए। उसके अलावा फोर्थ जो हमारा रहता है वाई फॉर युक्ति। अब ये है, युक्ति का मतलब है कि बिल्कुल आंख बंद करके नहीं भरोसा करना है, आप पुरुषों पे भी अपना थोड़ा बहुत दिमाग भी यूज करना है कि उस टाइम पे जो बात कह दी गई है क्या वो आज के टाइम पे भी लागू होती है कि नहीं होती है, ये सब कुछ हमें फॉलो करना होता है युक्ति का। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरी चतुर्विद परीक्षा होती है। आप लोगों को समझ आ रहा है ये? हेलो, आवाज आ रही है? समझ में बाकी सभी को आ रहा है? कमलेश एंड श्री, ओके श्री आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरीके से हमारी रहती है चतुर्विद परीक्षा। तो हमने पढ़ी त्रिविद और चतुर्विद परीक्षा। त्रिविद किसने दी थी? त्रिविद परीक्षा, ठीक है। और चतुर्विद किसने दी है? ठीक है। और षड्विद किसने दी है? हाँ, तो षड्विद परीक्षा हमारे आचार्य सुश्रुत ने दी है। एस से षड्विद और एस से ही होता है सुश्रुत, तो आचार्य सुश्रुत हमारे षड्विद परीक्षा दिए हैं, मतलब आचार्य सुश्रुत ने हमारी षड्विद परीक्षा दी है। अब षड्विद को याद करना सबसे इजी होता है। षड्विद में आपके 5 आ जाते हैं इंद्रियों वाले काम और एक आप पूछ लेते हैं प्रश्न, तो टोटल हो जाती है हमारी षड्विद परीक्षा। सबसे पहला क्या है हमारा श्रोतेंद्रीय परीक्षा, मतलब कानों से सुनने वाला, तो यहाँ पे कान का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है। सेकंड है हमारा त्वकेंद्रीय परीक्षा, यहाँ पे हमारा स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, हमारे स्पर्श वाला इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो गया। ठीक है। तीसरा आता है हमारा दर्शनेंद्रीय परीक्षा, ये हमारी आईज से होगा, हमारे चक्षु से होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा सेंस ऑर्गन भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तीसरी इंद्री भी आ गई। फिर है रसेंद्रीय परीक्षा, यहाँ पे क्या है हमारी जिह्वा भी आ गई, हमारी चौथी इंद्री भी आ गई। फिर है हमारी घ्राणेंद्री, मतलब हमारी नासिका, हमारी नाक, हमारी 5वीं इंद्री भी यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से ये हमारी 5 इंद्रियां यहाँ इन्वॉल्व हो गई। और लास्ट में हम पेशेंट से प्रश्न भी पूछ लेंगे, तो 5 इंद्रियां प्लस प्रश्न जहाँ पूछेंगे वो हमारा षड्विद परीक्षा कहलाएगी। ठीक है। अब श्रोतेंद्री में हम लोग क्या सुनेंगे? श्रोतेंद्री में डॉक्टर को अपने कानों से अलग अलग तरीके के स्वर सुनने चाहिए पेशेंट में। जैसे उसके जॉइंट में कहीं चटकने की आवाज तो नहीं आ रही, जॉइंट मतलब संधियां, ठीक है, संधियों में स्फुटन का स्वर तो नहीं आ रहा, कहीं चटकने की सी आवाज तो नहीं आ रही। आर्थराइटिस वगैरह में नॉर्मली हमें पता चलेगा। आंतों से कहीं गुड़गुड़ाहट की आवाज तो नहीं आ रही है, कहीं परफोरेशन वगैरह हो गया हो, क्या पता कोई अंदर बीमारी हो, तो आवाज तो नहीं आ रही है। तो इस तरीके की जो भी पेशेंट में अलग अलग स्वरों का जो परीक्षा एक वैद्य करता है वो श्रोतेंद्रीय परीक्षा के अंदर आता है। ठीक है, इसको मॉडर्न में वही परकशन से रिलेट किया है, हाथ रख के ठक 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 आवाज करके पता करना हमारा परकशन में आता है। ओके, नेक्स्ट रहता है हमारा त्वगेंद्रीय परीक्षा। त्वगेंद्रीय में क्या है, हम वही सारी चीजें टच करके पता करते हैं, वही आप नाड़ी परीक्षा, ज्वर, शोष, वो सारी चीजें यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जब स्पर्श के द्वारा रोगी की परीक्षा की जाती है तब इसे त्वगेंद्रीय परीक्षा कहते हैं। फिर आता है दर्शनेंद्रीय परीक्षा, वही सारी चीजें जो एक पेशेंट में, रोगी में वैद्य देख सके। तो ये है आंखों के द्वारा जब वैद्य रोगी की परीक्षा करता है तो उसको दर्शन कहते हैं। वही सारा शरीर का वर्ण कैसा है, शरीर में नाड़ी का स्थान कैसा है, नाड़ी उभरी हुई है या नहीं। एक्चुअल में जो ये दर्शन और ये त्वग है आपको सेम लग रहा होगा, त्रिविद जैसा सेम लग नहीं रहा है, ये है ही सेम। तो आप वो सारा कंटेंट यहाँ पे भी छाप के आ सकते हैं एग्जाम में। बस मेन है इनका एक्चुअल में क्या है, सारे आचार्यों का अगर आप अंदर का कंटेंट देखेंगे तो सबका बिल्कुल सेम है, बस इन्होंने नाम अलग अलग दे दिए हैं, तो इसीलिए परीक्षा का भी टोटल नाम अलग हो गया, जबकि कंटेंट हर आचार्य का लगभग सेम ही है। तो दर्शन परीक्षा में वही सारी चीजें जो हमने वहां पे त्रिविद में दर्शन में देखी है। उसके अलावा अब हम देखते हैं अपना रसेंद्रीय परीक्षा। अब हम देखते हैं रसेंद्रीय। अब क्या है, रसेंद्रीय का मतलब ये नहीं है कि वैद्य अलग अलग चीजों को टच करके फिर खा के देखेगा, ऐसा नहीं है।
इसमें क्या होता है, वैद्य रोगी से पूछता है कि तुम्हें खाने का कैसा टेस्ट आ रहा है, इस तरीके की, मुख में कैसा टेस्ट है, इस तरीके की अलग अलग बातें पूछता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब कभी भी कफ का प्रकोप होता है ना, तो मुख में मधुरता का प्रतीत होता है, मधुरता आती है, तो मुख माधुर्य, इस तरीके का वर्ड एक यूज होता है, मुख माधुर्य या मधुर आस्यता। तो ये जो मधुर आस्यता होती है, मुख में जो मीठापन होता है ना, ये कफ दोष की वजह से होता है। इसी तरीके से वात में हमारी कषाय आस्यता रहती है, ठीक है। जब वात का कभी प्रकोप होगा तो पेशेंट को कसैला कसैला स्वाद आएगा। तो अगर पेशेंट आपको आगे कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा कसैला सा लग रहा है मुंह में, तो आप लिंक करेंगे कि अच्छा, कषाय आस्यता तो हमें वात के प्रकोप में मिलती है, तो मतलब वात से रिलेटेड व्याधि है। इसी तरीके से पित्त में क्या है, कटु आस्यता हमको देखने के लिए मिलती है। तो अगर पेशेंट आपको कहे कि डॉक्टर साहब मेरे को कटु कटु सा ऐसा मुंह में थोड़ा लग रहा है, तो आप बोलेंगे अच्छा, कटु आस्यता तो पित्त से होती है, तो मतलब पित्त से रिलेटेड व्याधि है। तो ये रसेंद्री के द्वारा वैद्य ऐसे ही रोगी से प्रश्न पूछता है और फिर पता लगाता है कि एक्चुअल में व्याधि क्या है। देखो लिखा है, वैद्य द्वारा पूछे जाने वाले सवाल रोगी के मुख का रस का ज्ञान देते हैं, ठीक है। और इससे अलग थोड़ी इसमें अलग चीजें ये भी रहती है कि कई बार क्या होता है, रोगी के शरीर पर मक्खियां बैठ जाती हैं। तो मक्खियां बैठ गई हैं, मक्खियां हमेशा आपने नोटिस किया होगा मधुर चीजों पे बैठती हैं। तो अगर रोगी के शरीर में मक्खियां बैठ रही हैं, मतलब मधुर रस की वृद्धि हो रही होगी। और मधुर रस को हम लोग रिलेट करते हैं कफ से, ठीक है। तो मधुर रस से रिलेट हो रहा है, यानी कि कुछ कफ से रिलेटेड डिजीज होगी, इस तरीके का हम वहां पे सोच सकते हैं। और अगर रोगी के मूत्र में चींटियां लग जाएं तो उसे मधुमेह का रोगी समझना चाहिए, उसको डायबिटीज का पेशेंट समझना चाहिए। एक्चुअली ये मधुमेह और प्रमेह करके होता है, प्रमेह एक अलग चीज है, मधुमेह उसकी कैटेगरी होती है, ठीक है। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, इसमें रोग निदान में भी और उधर चरक में भी, निदान स्थान में अपना 4th चैप्टर यही होता है, प्रमेह, वहां हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम रसेंद्री द्वारा पेशेंट की परीक्षा करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है घ्राणेंद्रिय द्वारा परीक्षा, ठीक है। घ्राणेंद्रिय में क्या है, रोगी से किस तरीके की गंध आ रही है वो जांच करे जब एक वैद्य, वो आपकी सब घ्राणेंद्रिय परीक्षा में आ रही है, ठीक है। तो घ्राणेंद्रिय परीक्षा में क्या है, रोगी के शरीर की विभिन्न विभिन्न गंधों की परीक्षा करना घ्राणेंद्रिय परीक्षा कहलाता है। उसके बाद लास्ट, अब हमने आंखों से देख लिया, हमने उसको टच करके देख लिया, उसकी बातें सुन ली, उसका रस वाला ज्ञान ले लिया, हमने सूंघ के देख लिया उसको। अब हमारा लास्ट में रहेगा प्रश्न पूछने का काम। तो प्रश्न परीक्षा में हम क्या करेंगे, वही सारे अलग अलग प्रश्न पूछेंगे जो हमने त्रिविध में पूछ रखे। तो ये सब हमारा इस तरीके से पूरा रहता है षड्विध परीक्षा, जो कि आचार्य सुश्रुत ने दी है। इसमें 5 इंद्रियां आपको डालनी है और एक प्रश्न वाला ऐड कर देना है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हेलो, यहां तक क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? बाकी सभी को भी क्लियर है? श्री, आपको क्लियर है? ओके। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट परीक्षा, जो कि रहती है अष्टविध परीक्षा, ठीक है। अष्टविध परीक्षा किसने दी थी? आचार्य योग रत्नाकर ने हमारी अष्टविध परीक्षा दी थी। ओके, एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। अष्टविध परीक्षा हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी 5-10 मिनट में मैं चरक वाला डेमो रखती हूँ। ओके, आपको सेम लिंक से ही ज्वाइन करना है चरक वाला डेमो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है। फिर अभी थोड़ी देर में हम लोग चरक का रखते हैं। सिलेबस, ये बैच एक्चुअली टारगेट किया जा रहा है अप्रैल में जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो डेली आपकी एक एक क्लास रहेगी। तो मैं ट्राई करूंगी, मैं पूरा मार्च एंड तक तो ये सिलेबस निपटा दूंगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगी। यहाँ पे ज़्यादा से कोई टाइम वेस्ट तो होगा नहीं, मेनली मैं पीडीएफ से आपको पढ़ाऊंगी। नोट्स लिखने का कोई टाइम वेस्ट नहीं है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा या उसको प्रिंट कर लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मार्च एंड तक सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगी,
ठीक है। एक सेकेंड, टाइम आप लोगों का कॉलेज रहता है तो आप उस हिसाब से बता